बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है मैंने अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जो मैंने गाज़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्टॉक वैल्यूएशन टॉपिक के ऊपर मैंने पढ़ाया है। तो ये लेक्चर मैंने आज रिकॉर्ड किया और कुछ स्टूडेंट्स का इसरार था कि सर आप अपने इस लेक्चर को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दें। तो दोस्तों, मसला ये है कि ये क्योंकि एमएस टीम पे आप मसला ये होता है कि जब हम लेक्चर इधर से पढ़ाते हैं तो हमारी आवाज़ तो जो है वो इधर से रिकॉर्ड होती है, लेकिन स्टूडेंट की जो आवाज़ है वो हम तक नहीं आती। तो लिहाजा अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स की आवाज़ जो है वो ना आ रही हो, जो उस तरफ से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये थोड़ा सा इशू है। तो मेरी आवाज़ बहरहाल आप सब तक आ रही होगी। तो चलिए अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्टॉक कार्ड क्या होता है। तो स्टॉक कार्ड ये होता है कि जब आप कोई आइटम इशू करते हैं या आइटम रिसीव करते हैं तो उसके लिए आप एक कार्ड बना लेते हैं। बेटे, मेरे ख्याल से तो मोबाइल पे सबको क्लियर वॉइस आती है मेरी। हाँ, बाज़ औक़ात सिग्नल वीक हो ना तो फिर कनेक्टिविटी का इशू हो तो फिर इस तरह हो सकता है बेटे। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से क्लियर आती है। अच्छा, एक दफ़ा स्टॉक कार्ड को दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ। स्टॉक कार्ड क्या होते हैं? वो कहते हैं स्टॉक कार्ड इज़ यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज़ कम इन स्टॉक एंड व्हाट हैज़ गॉन आउट ऑफ इट। देखो, स्टॉक आपका वो रॉ मटेरियल होता है, खाम मटेरियल होता है, जिसको आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटे। सपोज आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, समझ आ गया। ठीक है बेटे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक वो आपका खाम माल होता है या रॉ मटेरियल होता है जिसको आप कोई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपकी जो है वो शू ऑर्गेनाइजेशन है जो शूज़ बनाती है। ठीक है। तो शूज़ के लिए या तो आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब वो प्लास्टिक या वो जो चमड़ा है या वो रबड़ जो है वो आपका स्टॉक है, वो आपका रॉ मटेरियल जो है वो आपका स्टॉक है। ठीक है बेटे। तो अब आप जो स्टॉक परचेज करते हैं वो आपका स्टॉक रिसीट कहलाता है। जो आप स्टॉक उठा के चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे शूज़ बनाते हैं, उसके लिए आप ज़ाहिर सी बात है प्लांट में उसको डालते हैं, वो आपका जो है वो इशू कहलाता है। ठीक है। तो स्टॉक कार्ड जो है दरअसल रिसीट और इशू का रिकॉर्ड रखने वाला एक कार्ड है। ठीक है। इसके एक साइड पे डेट होती है, एक साइड होती है, इसकी दो साइड्स है, एक होती है रिसीट साइड, दूसरी होती है इशू साइड। तो रिसीट साइड पे डेट होती है, रिसीट का कॉलम होता है, क्वांटिटी का कॉलम होता है, फिर रेट का कॉलम होता है, जिस रेट पे आपने वो स्टॉक परचेज किया था। फिर इधर अमाउंट होती है कि वो जो आपने जो है वो परचेज किया है स्टॉक, वो कितने अमाउंट का था। फिर उसी की दूसरी जो है ना वो साइड होती है इशू साइड। उसमें भी डेट होती है, इशू का कॉलम होता है, क्वांटिटी का होता है, रेट का होता है, अमाउंट का होता है। यानी कि कितनी अमाउंट का स्टॉक अब आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट में डाल दिया है। तो यहाँ तक होप्स हो के सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से क्या मुराद है, हम वो देख लेते हैं। वैल्यूएशन से क्या मुराद है बेटे? कोई बता सकते हैं वैल्यूएशन से क्या मुराद है? हाँ, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से मुराद यहाँ पे ये है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आप तखमीना लगाते हैं, उसका आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जो स्टॉक है कितना पड़ा हुआ है, कितने का है। ठीक है। कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है।
तो उसका आप एक तखमीना लगाते हैं, आप एक अंदाजा लगाते हैं, यानी कि वो स्टॉक कितनी, हाँ वो स्टॉक आपके पास कितने अमाउंट का पड़ा हुआ है, कितनी कीमत का आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस डिफरेंट मटेरियल थ्रू आउट द ईयर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारा साल डिफरेंट मटेरियल परचेज करती रहती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी कौन सी हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। मैन एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है एक जगह से चीज़ें खरीदी दूसरी जगह पे बेच ली। दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उससे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, तैयार करती है, बनाती है। तो जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सारा साल क्या करेगी, मटेरियल को परचेज करती रहेगी। ठीक है। अब वो जो मटेरियल जो परचेज करती है उसकी जो परचेज की जो कास्ट होती है वो डिफरेंट होती है। देखो बाद औक़ात आप सेम चीज़ एक दुकानदार से लेती हैं, उसका रेट और होता है, दूसरे दुकानदार के पास वही चीज़ लेती हैं, वो उसका रेट चेंज होता है और होता है। ठीक है। या एक दिन लेती हैं रेट कम होता है, अगले दिन लेती हैं उसका रेट ज़्यादा होता है। समझ रहे हो बेटे बात को। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस, जी बेटे, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि एक दिन रेट और होता है दूसरे दिन और होता है, या एक दुकानदार से रेट और होता है दूसरे दिन जो है वो रेट और होता है, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं। बेटे इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम अब उस स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालते हैं, तो हमें उस स्टॉक की पर यूनिट कास्ट तो पता हो कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पर यूनिट कास्ट हमें कितना पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ हमें ज़्यादा महंगी पड़ रही हो। ठीक है। तो हम उसकी जो कीमत है, सेल प्राइस है या सेलिंग प्राइस जो है वो हम कम रख दें। समझ रहे हो बात को। हाँ। अब ये देखो ना, ये कंपनी, हाँ, ये कंपनियों वाले जो है अपनी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाते या कम करते रहते हैं। लाजमी तो नहीं है कि साल साल फिक्स रहे। सेम चीज होती है, कुछ दिन पहले रेट क्या था उसका, कुछ दिन बाद रेट क्या था। वो कहते हैं कि यार जब जब हमें काम माल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीछे से उनको कभी रेट, कभी माल सस्ता मिल जाता है, कभी महंगा मिल जाता है। तो जब उसको खाम माल या उनको जो चीज़ें हैं वो जब सस्ती मिलती हैं, तो उसका रेट वो कम डाल के आगे भी सस्ती बेचते हैं। जब रेट महंगा होता है तो आगे वो चीज़ों का रेट बढ़ा के बेचते हैं। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये खाम माल लेती रहती है सारा साल। सपोज गंदम, ठीक है, अब फ्लोर मिल जो है वो आटे को मैन्युफैक्चर करती हैं, आटा तैयार करती हैं। अब अगर उनको गंदम सस्ती मिले तो आटा सस्ता रखेंगी वो, अगर गंदम महंगी मिले तो वो महंगा रखेंगी। फिर वो ऐसा होता है कि एक जगह से कुछ आटा लेती हैं, गंदम लेती हैं कुछ इलाके से, वो महंगा मिलता है, दूसरे इलाके से उनको सस्ता मिलता है। समझ आ गई। इसी तरह जब मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है, कहते हैं द प्राइसेस ऑफ परचेजेज में बी डिफरेंट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशंस ऑफ द इकानमी। इकानमी की वजह से भी जो है ना, जब आप परचेज करते हैं उसकी कीमतें मुख्तलिफ होती रहती हैं। इन्फ्लेशनरी कंडीशन से मुराद है अफरात इज़ार, यानी कि महंगाई की वजह से। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये आमतौर पर जब चीज़ें परचेज करती हैं बाहर से, तो डॉलर के रेट के हिसाब से वो लेती रहती हैं। ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर फिलहाल महंगा है, तो अब वो अगर वो बाहर से चीज़ें परचेज करेंगे तो उनको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी ना, पाकिस्तानी रुपीस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। 160 रुपये, 160 61 रुपये जो है पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर का रेट है। बेटे आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि बाज़ औक़ात सिग्नल का इशू होता है, तो कुछ बच्चों को आवाज़ कट कट के आती है। जैसे उनका सिग्नल स्ट्रांग होता है तो उसके बाद उनको ऑटोमेटिक आवाज़ जो है वो क्लियर आना शुरू हो जाती है। तो एक दो बच्चों की कंप्लेन हो तो समझ लिया करो कि ये सिग्नल का इशू है। लेकिन अगर जब आवाज़ सबको नहीं आएगी तो सब बोल पड़ेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो। जैसे सिग्नल स्ट्रांग होगा तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आना शुरू हो जाएगी। तो ये दरअसल सिग्नल का इशू होता है।
तो बेटे काइंडली मुझे जो है ना फिर इस तरह जो है ना गैर इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए मुझे दरमियान में ना टोका करें, ताकि हम जो आपका टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी कवर करें, हम आगे बढ़ें। तो आप वेट कर लें, ठीक है बेटे। क्रॉस टॉक फिर ऐसे ना करें, कोशिश करें वेट कर लिया करें, अगर थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज़ कट के भी आ रही है तो। हाँ, अगर आप कंटिन्यूअसली इसी तरह रहे, आपको बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो, तो फिर आप जगह चेंज करके चेक कर लें। अच्छा बेटे, तो अब जैसा कि मैं आपको क्या बता रहा था, लास्ट पॉइंट मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को। हाँ, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है, हाँ, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर है। एक डॉलर अगर आपने लेना है तो आपको 160 या 61 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर आप बाहर मुमालिक से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो आप अपनी करेंसी में नहीं लेते, बल्कि आपको पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो आप डॉलर परचेज करके डॉलर की सूरत में आप वो चीज़ें लेते हैं। अब अगर आपको एक डॉलर 160 या 61 रुपए में मिल रहा है, तो एक दिन आप लेते हैं परचेज करते हैं तो आपने महंगा। बेटे मैंने कहा आप लोग वेट कर लिया करें, दरमियान में जो है ना वो क्रॉस टॉक ना किया करें। बस वही बात है बेटे, आप सब्र कर लिया करें। मुझे दरमियान में अब आप ना रोके, मुझे पढ़ाने दें जी। आप अपने जो है ना वो मोबाइल का इशू होगा या कुछ भी, तो काइंडली मुझे आप टॉपिक को कवर करने दें, आप थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। तो आप देखो, एक दिन डॉलर का रेट है 160 या 61 रुपए। अब आप उसी दिन जो है ना वो बाहर वाले ममालिक से आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो आपको फिर वो चीज़ महंगी मिलेगी। तो उसकी जो पर यूनिट कास्ट होगी, जब आपको स्टॉक जो है वो महंगे दामों में मिलेगा, जब आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उस स्टॉक की कीमत आप लोगों के लिए महंगी थी। तो लिहाजा जब प्रोडक्शन हुई तो उस स्टॉक से जो प्रोडक्शन हुई उसकी पर यूनिट कास्ट ज़रा ज़्यादा होगी। अगले दिन डॉलर का रेट जो है वो 150 पे आ जाता है। कुछ स्टॉक आप अगले दिन लेते हैं, क्योंकि सारा साल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर परचेजिंग करती रहती है। पहली लाइन में एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस डिफरेंट मटेरियल थ्रू आउट द ईयर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सारा साल डिफरेंट मटेरियल को परचेज करती रहती है। अब उसने एक दिन पहले परचेज किया 160 रुपए के हिसाब से स्टॉक, अगले दिन या एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या एक महीने बाद उसने जब परचेज किया तो वो 150 रुपए पर डॉलर जो है वो कास्ट थी। तो अब उसको एक डॉलर के मुकाबले में 150 रुपए पे करने पड़े। अब अब वो जो उसका स्टॉक है उसको 10 रुपए जो है वो सस्ता पड़ा या नहीं पड़ा। तो अब इस स्टॉक से भी उसने हाँ, इस स्टॉक से भी उसने चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है। जब इस स्टॉक से वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या होगा, तो वो चीज़ जो है वो उससे जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसकी पर यूनिट कास्ट कम आ जाएगी। तो ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में हम यही चीज़ें देखते रहते हैं। अब वो कहते हैं द क्वेश्चन इज व्हाट आइटम शुड बी इशूड फर्स्ट एंड व्हाट आइटम शुड बी इशूड लेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखो कहते हैं द प्राइसेस ऑफ any manufacturing organization purchases different material throughout the year. The prices of purchases may be different due to inflationary conditions of the economy. अब वो कहते हैं यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, द क्वेश्चन इज व्हाट आइटम शुड बी इशूड फर्स्ट। अब सवाल ये होता है, एक दिन पहले जो है वो ले आया आइटम, उसका रेट और था, अगले दिन ले आया वो और था, अब मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है। अब कहते हैं यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा आइटम पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू किया जाए। चीज को बनाने के लिए कौन सा महंगे वाला सस्ते वाला इशू किया जाए। द क्वेश्चन इज व्हाट आइटम शुड बी इशूड फर्स्ट एंड व्हाट आइटम शुड बी इशूड लेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फॉर दिस पर्पस द ऑर्गेनाइजेशन हैड टू टेक अ पॉलिसी फॉर इशू ऑफ स्टॉक। इस मकसद के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक के इशू करने की एक पॉलिसी में से किसी पॉलिसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कि पहले हम कौन सा, यानी कि वो अपना एक असूल बना लेगी कि हमेशा जो हमने आइटम पहले लिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम उसको पहले इशू करेंगे। या वो ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी बना लेती है कि जो हमने आइटम बाद में लिया था हम उसको पहले प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू करेंगे। फॉर दिस पर्पस द ऑर्गेनाइजेशन हैज
to make a policy for issue of stock. All the issues for manufacturing and valuation of stock are recorded according to policy of the organization. अब जो भी आप इशू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब आप करते हैं तो जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की हुई थी तो उसी के रिगार्डिंग करते हैं। कहते हैं मोस्टली दीज थ्री मेथड्स आर यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब इन आइटम्स को इशू करने के लिए आमतौर पर तीन तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये होता है जो आइटम आपने पहले परचेज किया था, अब जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसी आइटम को पहले इशू कर देना है, उसी आइटम से पहले प्रोडक्शन करनी है, उसी आइटम से पहले चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है। पहला तरीका समझ गए? फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये होता है कि जो आइटम आपने पहले पहले परचेज किया था, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जो पहले आइटम आपने परचेज किया था यानी कि जो आइटम पुराना हो चुका है अब आपने प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वही वाला यूनिट जो है आप इशू करेंगे। नीचे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की डेफिनेशन भी गिवन है। कहते हैं द फाइफो मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द फर्स्ट मर्चेंडाइज परचेज इज द फर्स्ट मर्चेंडाइज इशूड। ये वो कहता है इस अजम्पशन पे बेस करता है, इस मफरूजे पे बेस करता है कि जो आइटम आपने फर्स्ट परचेज किया था आप उस आइटम को फर्स्ट इशूड भी करेंगे। द फाइफो यूजेज एक्चुअल परचेज कास्ट। अब जो फाइफो मेथड है इसमें आप एक्चुअल परचेज कास्ट इस्तेमाल करते हैं, जो आपने ओरिजिनल कास्ट ली थी यानी कि उस आइटम की जो ओरिजिनल कास्ट थी आप उसी को इस्तेमाल करते हैं इसमें। दस इफ मर्चेंडाइज हैज बीन परचेज एट सेवरल डिफरेंट कास्ट। वो कहते हैं फ़र्ज कर लेते हैं कि वो जो मर्चेंडाइज है मुख्तलिफ कास्ट पे आप परचेज करते रहे, स्टॉक विल हैव सेवरल डिफरेंट कास्ट प्राइसेस। तो स्टॉक की सेवरल डिफरेंट कास्ट होंगी। देखो एक दिन जो है ना आपने स्टॉक लिया 100, फर्ज करते हैं 100 जो है ना 160 रुपए पर यूनिट। अगले दिन और स्टॉक लिया तो 150 रुपए पर यूनिट लिया स्टॉक, सपोज फर्ज कर लेते हैं। तो अब आपने इशू करना है, आप फर्ज करते हैं 10 यूनिट आपने 160 के हिसाब से लिए, 5 यूनिट आपने 150 रुपए के हिसाब से लिए। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पहले आप जो है वो 10 यूनिट वाले इशू कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ना आपने और भी जो है ना इशू करने हैं तो अब 150 रुपए वाले यूनिट भी आप क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। तो लिहाजा यहाँ पे वो कहता है द इन्वेंट्री स्टॉक विल हैव डिफरेंट कास्ट प्राइसेस। अब जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसकी सेवरल डिफरेंट कास्ट प्राइसेस हो सकती हैं, क्योंकि जो महंगा लिया था तो उसकी कास्ट महंगी होगी, जो सस्ता लिया था उसकी कास्ट सस्ती होगी। द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर अ गिवन सेल्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट कास्ट प्राइसेस। ऊपर हमने पढ़ा था कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो अब ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट होती रहेंगी, ठीक है, कभी महंगी होगी कभी सस्ती होगी वो पर यूनिट कास्ट उसकी। अच्छा, फाइफो का सबको समझ आ गई बेटे? ठीक, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ते हैं लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, बल्कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये यानी कि किसके ऊपर बेस करता है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद बेटे ये होता है कि जो, हाँ, जो चीज़ आपने आखिर में ली थी उसको अब इशू आप पहले करते हैं। सपोज आपने आज आइटम लिया, ठीक है, अब आपने प्रोडक्शन करनी है तो जो आज आइटम लिया कल से प्रोडक्शन करनी है, कल से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो जो आइटम आपने आज लिया था यानी कि आखिर में आज वाला आइटम लिया था तो कल इसी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाल देंगे। बेटे समझ आ रही है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है बेटे। देखो बेटे, लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने आखिर में खरीदा, आपने इससे पहले और भी यूनिट खरीदे हुए हैं, आपने इससे पहले और भी आइटम खरीदे हुए हैं और भी स्टॉक खरीदा हुआ है, लेकिन आपने जो स्टॉक आखिर में खरीदा है, ठीक है बेटे, जो आखिर में परचेज किया है,
अब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसी को सबसे पहले डाल देते हैं। देखो एक साइड पे आपने पहले स्टॉक लिया हुआ था, कुछ पुरानी डेट्स में पहले जो है ना स्टॉक लिया हुआ था, कुछ अब आपने रिसेंटली आपने कुछ स्टॉक लिया है। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो रिसेंटली आपने स्टॉक लिया उसी को आप इशू कर देंगे, प्रोडक्शन आप उसी से स्टार्ट कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग उसी से स्टार्ट कर देंगे। आप समझ आ रही है बेटे? ठीक, ठीक है बेटे। तो अब हम देखते हैं कि इसको फर्दर क्या कहता है। अच्छा, ये फाइफो की जो है ना वो फर्दर कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ये आप लोग खुद रीड आउट कर लेना। इसके वो कुछ फायदे बता रहा है, तो वो कहता है आप कुछ फायदे भी हैं। तो फिलहाल हम इनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं, हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ नहीं जा रहे। तो as the name suggests, the LIFO method is based on the assumption that the recently purchased merchandise is issued first. वो कहता है जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है कि इससे मुराद ये होता है, इससे मुराद ये आपकी ऐसी assumption होती है कि जो आइटम आपने रिसेंटली परचेज किया हुआ है आप उसी आइटम को इशू कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट उसी को इशू करते हैं। वो कहते हैं द लाइफो यूजेस एक्चुअल परचेज कास्ट। अब लाइफो जो है वो कहता है इस्तेमाल करती है एक्चुअल परचेज कास्ट। इसमें भी जो आपकी एक्चुअल परचेज कास्ट थी आप उसी को लागू करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। Thus, if merchandise has been purchased at several different costs, the inventory stock will have several different cost prices. अब क्योंकि मर्चेंडाइज आपने डिफरेंट सेवरल कास्ट पे परचेज की थी, तो लिहाजा जो स्टॉक आप इशू करते हैं तो उसकी भी डिफरेंट कास्ट होगी। अब वो कहते हैं द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अ गिवन सेल्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट कास्ट प्राइसेस। जब आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी कास्ट यानी कि सीजीएस की कास्ट भी मुख्तलिफ होती रहेगी। सीजीएस को हमने उससे ऊपर जो है ना हमने डिफाइन किया हुआ था। अब देखो बेटे इसमें इसके नीचे फर्दर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज कास्ट, या वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं, इसे एवरेज कास्ट मेथड भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कास्ट मेथड भी कहते हैं, वेटेड एवरेज भी कहते हैं, वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। समझ आ गई बेटे? अब हम वेटेड एवरेज कास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होती है। हाँ, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ये बेटे चंद सेकंड्स लग जाते हैं पेज को चेंज होने में, तो आप थोड़ा सब्र करना। बेटे कुछ टाइम लग जाएगा है। हाँ, ये है वेटेड एवरेज मेथड। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के तीन मेथड से, पहला था फाइफो मेथड, उससे मुराद था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा था वेटेड एवरेज कास्ट मेथड, सॉरी लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब तीसरा जो है वो है वेटेड एवरेज मेथड। अब हम ये पढ़ते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड जो है वो क्या होता है। वेटेड एवरेज मेथड को देख लेते हैं। यार एक मिनट कोई नहीं खड़ के आवाज करनी थी, हौसला कह नहीं तको। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? अच्छा बेटे, तो अब जो है तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है वेटेड एवरेज मेथड, जिसे हम एवरेज कास्ट मेथड भी कहते हैं, जिसे हम वेटेड एवरेज कास्ट मेथड भी कहते हैं या वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। अब वेटेड एवरेज मेथड कौन सा होता है? वेटेड एवरेज मेथड जो होता है ये होता है कि आप सब यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उन सब यूनिट की जो एवरेज कास्ट है वो निकाल लेंगे, ठीक है, सब यूनिट की एवरेज कास्ट निकाल लेंगे। वो कहते हैं व्हेन वेटेड एवरेज मेथड इज इन यूज, जब वेटेड एवरेज मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, द एवरेज कास्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड आफ्टर एवरी परचेज। तो फिर जब भी आप परचेज करते जाएंगे तो सबकी जो है आप पर यूनिट कास्ट चेंज होती रहती है। देखो आपने दो आइटम खरीदे, दो मुख्तलिफ जो है ना वो प्राइसेस पे, अब आपकी जो पर यूनिट जो कास्ट होगी वो मुख्तलिफ होगी। थोड़ी देर बाद आप और यूनिट परचेज करते हैं, एक दिन बाद और यूनिट परचेज करते हैं, कुछ दो मुख्तलिफ कास्ट पर जो है ना आपके पास पीछे से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, अब आपने और परचेज किया, तो पहले पर यूनिट कास्ट और थी,
अब नए स्टॉक आने से पर यूनिट कास्ट और चेंज हो जाएगी, या एवरेज कास्ट मेथड और चेंज हो जाएगी, एवरेज एवरेज कास्ट और चेंज हो जाएगी। आप कहते हैं दिस एवरेज कास्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब जो आपके पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री। देखो आपके पास तीन मुख्तलिफ रेट्स पर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। आप पहले टोटल स्टॉक के यूनिट को काउंट कर लेंगे, फिर उन सब की अमाउंट इकट्ठे करेंगे, उस टोटल अमाउंट को आप टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो कास्ट आएगी वो एवरेज कास्ट आ जाएगी। समझ आ गई बेटे? बेटे समझ आ गई? जिस तरह आप एवरेज निकालते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं अंडर द एवरेज कास्ट असम्पशन ऑल आइटम्स इन इन्वेंट्री आर असाइंड द सेम पर यूनिट कास्ट। अब देखो जो एवरेज कास्ट मेथड होता है, जब आप इसको इशू करते हैं तो हर आइटम की पर यूनिट कास्ट सेम रहती है, क्योंकि आपने एवरेज निकाल ली है। अब डिफरेंट नहीं होगी ये, जब हम आगे चल के प्रैक्टिकली सवाल हल करेंगे तो तब आप लोगों को आसानी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है बेटे, आगे हमने जब सवाल करने हैं तो तब आपको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो अब वो कहता है, एक सेकेंड, हाँ वो कहता है हिंस इट डज नॉट मैटर विच यूनिट्स आर सोल्ड। इससे वो कहता है कोई ये मैटर नहीं करता कि कौन से यूनिट्स आपने सोल्ड किए हैं। द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन करंट एवरेज यूनिट कास्ट। तो जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, जो करंट एवरेज कास्ट होगी, वो उसी के ऊपर बेस करेगी। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, हम सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं फाइफो वाला, जो हमने पहला मेथड पढ़ा था। अब देखो तीनों मेथड से हमने सवाल हल करने हैं, तो हम सबसे पहले फाइफो वाला जो है वो सवाल कर लेते हैं। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे, हाँ ये, जी हाँ, एक सवाल, एक ही सवाल को आप तीनों तरीकों से कर लेते हैं, कर अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। आज के लेक्चर के जो है मैं दो अच्छा इन पार्ट कर रहा हूँ। इन इधर तीनों से मेथड से, ये जो आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ये जी पार्ट जी वन है, जिसमें मैं स्टॉक वैल्यूएशन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। स्टॉक वैल्यूएशन के तीन तरीके होते हैं, फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज कास्ट मेथड। अब आप इसको इसी लेक्चर का बेटे, पार्ट टू देखेंगे, इट्स जिसमें हम एक डजेंट मैटर बाकायदा कि मैंने कौन प्रैक्टिकली से सवाल चैप्टर हल फिलहाल करेंगे। स्किप करा दिए हैं, तो मैंने उम्मीद कौन काफ़ी से है दोस्तों, चैप्टर्स मेरी आज पढ़ाना की जो शुरू वीडियो कर है आप दिए हैं। लोगों को पसंद वो ही पहली होगी। बात अगर तो आप ये लोगों है को कि मेरी वो आज की वीडियो चैप्टर्स नहीं है, पसंद वो है लेसन है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है ठीक कि है मेरे बेटे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरी साथ ही बात, साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि बेटे, मेरी हर आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन दूसरी आप बात दोस्तों ये तक है कि पहुंचता आप रहे। उसको छोड़ थैंक दें यू कि वेरी मैंने मच। कौन से अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, कौन से नहीं। आपका जो है ना फिलहाल कंसर्न ये होना चाहिए कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसके ऊपर फोकस रखें, ना कि ये टेंशन लेके बैठें कि यार पीछे तो इतने लेसन सर ने नहीं पढ़ाए, सर यहाँ से क्यों स्टार्ट करा रहे हैं। क्योंकि हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी, ये उससे रेलिवेंट था, तो मैंने कहा चलो इसको हम कवर कर लेते हैं। अब देखो बार बार वर्ड सीजीएस का भी आ रहा है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वैसे भी तो ये टॉपिक हमने पढ़ना तो है ना, तो इसलिए मैंने, हाँ मैंने इससे स्टार्ट कर दिया। हाँ अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिलहाल आप इस बात को पूछे। हाँ, अच्छा बेटे, ये एक सवाल है,